द अम्ब्रेला अकेडमी के लास्ट एपिसोड में गाइस हमने बहुत सारी चीजें देखी थी, जैसे कि नंबर 5 और लाइला कमीशन को ढूंढने के लिए उसी टाइमलाइन के अंदर गए थे, लेकिन ये बहुत ही एक स्नोई वाली जगह पे पहुंच गए थे। इसी के साथ में द अम्ब्रेला अकेडमी और द स्पैरो अकेडमी के बीच में घमासान युद्ध होने वाला था, क्योंकि ये सारे के सारे अकेडमी मेंबर एक दूसरे के सामने आ गए थे और इसी जंग के बीच में वही आदमी पहुंच गया था जिसे हम कुछ एपिसोड से देख रहे हैं, और उससे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे कि स्पैरो अकेडमी के 2 मेंबरों की मौत हो जाती है, जो कि थे अल्फांसो और जेमी। साथ ही में ये चीज रिवील होती है कि यह आदमी और कोई नहीं बल्कि हार्लिन था। अब हार्लिन गाइस सेकंड सीजन के अंदर सीसी का बेटा था, जो कि बोलता नहीं था, थोड़ा सा अबनॉर्मल था, लेकिन वानिया की कुछ पावर्स उसमें चली गई थी। तो इसी सारी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत होती है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें सीसी का पास्ट दिखाया जाता है कि जब वानिया छोड़ के उसे चली गई तो सीसी ने अपनी वापस से नई जिंदगी शुरू करी। उसने अपने ऑब्वियसली बातें पति को तो छोड़ ही दिया था, घर भी छोड़ दिया था, तो वो अब अपने बेटे को लेके अलग अलग जगहों पे जाने लगी। उसे एक लड़की पसंद भी आई, लेकिन हार्लिन ने गलती से उसी के रैबिट को ब्लास्ट कर दिया, सिर्फ इस चक्कर में कि हार्लिन को थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था। जिसके बाद हार्लिन ने न जाने कितनी सारी स्कूल चेंज करी, क्योंकि वहाँ बच्चे अगर उसे बुली करते तो वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता और सीधा बच्चे उड़ के बहुत दूर जाके गिरते। इस चक्कर में सीसी और हार्लिन ने कुछ सालों के अंदर बड़े होते होते बहुत सारी जगहें चेंज करी। कुछ सालों बाद में सीसी को एक तरीके की बीमारी हो गई, हम कैंसर कह सकते हैं, जिस चक्कर में वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और आखिर के अंदर वो मर ही जाती है। हार्लिन को उस बात पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अपनी सारी की सारी एनर्जी को कंट्रोल ही नहीं कर पाता, और उस वक्त एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। ये 1989 का ही टाइमलाइन था, जिस वक्त उसके धमाके से उस पूरे हॉस्पिटल का कमरा तो बर्बाद हो ही चुका था। जिसके बाद सीन प्रेजेंट के अंदर शिफ्ट हो जाता है और अब यहाँ पे हार्लिन को सब देखने ही लग जाते हैं कि आखिर हार्लिन ने ये क्या किया। लूथर स्लोन को उठाने लगता है, छोटा सा बच्चा स्टैन भी डर गया था और जाके सीधा डिएगो के गले लग जाता है। तभी यहाँ पे विक्टर पहुंच जाता है, जो कि हार्लिन को कहता है कि आखिर ये क्या किया है तुमने, और ये तुमसे ये सब कैसे हो गया है, क्या तुमने ये सब कुछ जान करके किया है, और आखिर तुमने मुझे ढूंढा कैसे। स्लोन को एकदम से होश आता है और वो यहाँ से भागने लगती है। लूथर भी उसके पीछे पीछे भागता है, जहाँ पे सभी उसे कहते हैं कि इसे भागने मत देना। डिएगो को समझ ही नहीं आता कि आखिर ये आदमी है कौन। क्लाउस और एलिसन उसे समझाते हैं कि कुछ दिनों पहले हमने एक छोटे से बच्चे की मदद करी थी, जिसके अंदर वानिया का कुछ पार्ट चला गया था। ये वही आदमी है जो कि अभी बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। जिसके बाद स्लोन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रुकती और सीधी यहाँ से भाग जाती है। सब उसका पीछा करने के लिए भागते हैं। दूसरी तरफ सीन यहाँ नंबर 5 के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जो कि इस वक्त लाइला के साथ में कमीशन के अंदर पहुंच गया था, जहाँ की बिल्डिंग बहुत ही ज्यादा खराब हो रखी थी। हर चीजें एक दूसरे के ऊपर गिर रही थी, लेकिन इन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर ये चीजें हुई तो हुई कैसे। दोनों अलग अलग जगह एक साथ में जाते हैं। नंबर 5 जाता है उस रूम के अंदर, जो कि एक कंट्रोल रूम था, और वहाँ पे हर तरीके की पुरानी फुटेजेस देखी जा सकती थी। और साथ ही में लाइला निकल जाती हर्ट को ढूंढने के लिए, क्योंकि वो हर कयामत से हर बार बच जाया करता था। हम यहाँ पे लूथर को देखते हैं, जो कि स्लोन को कंटिन्यूअसली ढूंढ रहा था, और स्लोन उसे मिल जाती है वॉशरूम के अंदर, जो कि उसी के ऊपर अटैक करने वाली थी। लेकिन सेम टाइम पे डिएगो आ जाता है, जो कि स्लोन की गर्दन के ऊपर चाकू रख देता है और कहीं ना कहीं चाहता था कि वो स्लोन को मार दे, क्योंकि उसके भाई बहनों ने इनके ऊपर अटैक किया था। लेकिन स्लोन तो खुद ही रोती रोती बोलती है कि मैंने अटैक किया, मेरा आधा परिवार मर चुका है, तुम लोग न जाने कहां से उस बुढ़े को ले आए। लूथर उसे समझाने की कोशिश भी करता है कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम उसे जानती तक नहीं है। तभी एलिसन आ जाती है और डिएगो को कहती है कि कुछ भी हो जाए इसे छोड़ना मत, लेकिन लूथर के बहुत समझाने के बाद में डिएगो को उसे छोड़ना पड़ता है। जिसके बाद में सीन यहाँ हार्लिन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। वो भी इस जगह से बस भाग ही रहा था। नंबर 5 उसका पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गया था, और उसके बाद में उसे बातचीत करने लगता है कि आखिर तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे, तुम कैसे हो, सीसी कहाँ पर है, ये सारी बातें। जहाँ पे हार्लिन बताता है कि जब तुमने मेरी जान बचाई थी तो तुम्हारा एक हिस्सा मेरे अंदर रह गया था, उसके बाद में मैं हर उस चीज को महसूस कर सकता हूँ जो तुमसे रिलेटेड है। तुम लोगों की जाने के बाद हमारी लाइफ बहुत ज्यादा टेरिबल हो गई थी, लेकिन उसके बाद में तुम इतने सालों बाद लौटे हो। तुम हो या तुमसे रिलेटेड अगर कोई भी चीज हो, कोई भी इंसान हो जिसके पास में पावर्स है, तो अपने आप मुझे इंट्यूशंस आ जाते हैं, अपने आप मेरे कानों के अंदर जोरदार आवाजें आने लगती है। उसी को फॉलो करते करते मैं यहाँ तक आया। उस दिन जब तुम लोग यहाँ पे पहुंच गए थे, यानी कि जब अम्ब्रेला अकेडमी की स्पैरो अकेडमी के साथ में फाइट हुई थी, तभी हार्लिन को पता चल गया था कि ये लोग वापस लौट आए हैं। इसी के कारण वो विक्टर को ढूंढने यहाँ पे पहुंच गया। बेचारा हार्लिन में थक के नीचे बैठ जाता है और विक्टर को आगे की बातें बताने लगता है कि सीसी बहुत खुश थी, क्योंकि विक्टर पूछता है कि आखिर सीसी मेरे बारे में क्या सोचती थी। हार्लिन कहता है वो तुमसे बहुत प्यार करती थी, शायद तुम्हें हमें छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। विक्टर भी कहता है कि हाँ मुझे भी यही लगता था कि मुझे तुम लोगों के साथ ही रहना चाहिए था, कभी छोड़ के नहीं आना चाहिए था, लेकिन अगर मैं उस वक्त वहाँ पे रुक जाता तो शायद सारी चीजें बहुत गड़बड़ हो जाती, इसी के कारण मुझे आना पड़ा, लेकिन हम चीजें मिलकर ठीक कर देंगे। जहाँ पे हार्लिन कहता है कि मेरी चीजों पे अब कंट्रोल नहीं रहा है, मेरी पावर्स बहुत ज्यादा अनकंट्रोलेबल है। विक्टर कहता है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम दोनों मिलकर इन सारी चीजों को ठीक कर देंगे। जिसके बाद में सीन यहाँ वापस से स्लोन के ऊपर ही शिफ्ट हो जाता है। एलिसन बहुत ज्यादा भड़की हुई थी, इसी के कारण अब वो स्लोन के ऊपर अपना मैजिक करना स्टार्ट करती है। वो कहती है कि मैंने अफवाह सुनी है, जिसके बाद तो स्लोन की हालत खराब हो जाती है। वो स्लोन के ऊपर बहुत पावरफुल वाली पावर यूज कर रही थी, इसी के कारण उसके नाक से भी इवन ब्लड निकलने लग जाता है। वो स्लोन से पूछती है कि बताओ आखिर हमारा ब्रीफकेस
ब्रीफकेस कहाँ पे रखा है। स्लोन के ऊपर इतनी पावर यूज करने की बात तो आखिर वो बोल ही जाती है, लेकिन स्लोन को खुद नहीं पता था कि आखिर वो ब्रीफकेस कहाँ है, और इवन वो ये भी बता देती है कि मेरी फैमिली वालों को भी नहीं पता है कि वो ब्रीफकेस कहाँ है। जिसके बाद लूथर एलिसन को ऐसा करने से मना करता है कि प्लीज ऐसा मत करो, वो बहुत ज्यादा थक गई है। लूथर अपने साथ में स्लोन को यहाँ से ले जाता है और डिएगो भी यहाँ से चला जाता है। एलिसन इन सारी चीजों को सुन सुन के देख देख के परेशान हो गई थी, क्योंकि वो ऑलरेडी एक टाइमलाइन छोड़ के आई थी। उसे इस टाइमलाइन के अंदर अपनी बच्ची भी नहीं मिली, तो वो खुद ही के ऊपर अपनी पावर का इस्तेमाल कर लेती है और कांच के अंदर कहती है कि मैंने अफवाह सुनी है कि मैं आज से पहले कभी खुश ही नहीं थी। यानी कि अगर उसकी लाइफ में जो कुछ भी दुख है अब उसे सिर्फ वही वही याद आएंगे, उसे कोई भी अच्छे मोमेंट याद ही नहीं रहेंगे। गुस्से के अंदर आके उसने अपने ही इतने अच्छे खासे बाल भी काट डाले थे। जिसके बाद अब एलिसन बाहर निकलती है और जाके विक्टर से मिलती है। विक्टर तो देखते ही पहचान गया था कि तुमने अपने बाल काट दिए, जहाँ पे एलिसन कहती है कि हाँ वो बस ऐसे ही काट दिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। विक्टर मना करता है कि प्लीज थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, मैं तुमसे बात करता हूँ। लेकिन एलिसन उसी वक्त कहती है कि देखो बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्लोन का कहना है कि उन लोगों के पास भी हमारा ब्रीफकेस नहीं है, और अगर हमारा ब्रीफकेस नहीं हुआ तो आखिर हम घर कैसे जाएंगे। हालांकि गाइस हम सबको पता है कि ब्रीफकेस लाइला ने चुरा लिया था और नंबर 5 उसी ब्रीफकेस को लेकर कमीशन गया है, लेकिन ये बात इन्हें बताएगा कौन, इन्हें तो पता ही नहीं थी। तो विक्टर कह देता है कि प्लीज अभी मुझे थोड़ा सा वक्त दो। एलिसन यहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है क्योंकि विक्टर सही टाइम पे उसके साथ कहीं पे गया नहीं। सीन जिसके बाद में बैन और फ्ली के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ये दोनों बहुत परेशान होकर वापस से अपने स्पैरो एकेडमी के अंदर आते हैं और एक दूसरे से बस लड़ ही रहे थे कि इन दोनों ने ही अपने भाई बहनों को खो दिया। दोनों एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे थे कि तू नंबर 2 है, तू नंबर 3 है, लेकिन दोनों ने अच्छा काम नहीं किया। इन लोगों का कहना था कि अम्ब्रेला एकेडमी वालों के पास में वो बुढ़ा था जिसने बिना बताए हम लोगों के ऊपर अटैक किया और अब हम उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। ये बात जाके ये लोग सर हारग्रेव्स को यानी कि अपने डैड को बताते हैं। सर हारग्रेव्स को लगता है कि अल्फांसो और जेमी कहीं पे खो गए हैं, तो वो कहते हैं कि चलो चलो उनको ढूंढ के आते हैं। फ्ली बहुत हिम्मत करके बताती है कि वो दोनों मर गए हैं सिर्फ और सिर्फ अम्ब्रेला एकेडमी वालों के चक्कर में। उनके पास कोई बुढ़ा आदमी था जिसके पास बहुत सारी पावर्स थी। सर हारग्रेव्स कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ, लेकिन अब तुम आगे क्या करने वाले हो। इस वक्त तक बैन के पास कोई भी प्लान नहीं था, इसी के कारण वो चुप ही खड़ा था। और फ्ली भी कह के चली जाती है कि ये क्या नंबर 1 बनेगा, इसके पास खुद के पास कोई प्लान नहीं है। जिसके बाद भी सीन यहाँ डिएगो के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अब जब हार्ली ने इतना बड़ा धमाका करा था तो कहीं ना कहीं इस होटल के अंदर भी बहुत सारा नुकसान हुआ था। इसी नुकसान की भरपाई के चक्कर में इन्हें क्लीनिंग तो करनी थी। डिएगो अब स्टैन को इस काम पे लगा देता है और साथ ही में जब क्लाउस यहाँ पे आता है तो उसे भी कह दिया जाता है कि तुम इस बच्चे के साथ में रहोगे और पूरी पूरी निगरानी रखोगे। क्लाउस मना करता है कि यार मुझे इतना बोरिंग काम क्यों दिया, मैं इसके साथ नहीं रहने वाला, करता रहेगा ये काम। लेकिन डिएगो उसे नहीं छोड़ता और कहता है कि मुझे और भी काम है और तुम्हें इसके साथ रहना पड़ेगा। स्टैन मना करता है कि आखिर मैं क्यों अकेला पनिशमेंट सहूंगा, सबको ये काम करना होगा। लेकिन डिएगो कहता है कि इस बार तो ये काम तुम्हें ही करना है, तुम्हारे अंकल तुम्हारा पूरा पूरा साथ देंगे। जिसके बाद में सीनियर नंबर 5 के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जो कि कमीशन के उस कमरे में पहुंच जाता है जहाँ पे सारे के सारे कम्युनिकेशन और साथ ही में टाइमलाइंस को जोड़ा जाता है, देखा जाता है और सबको कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पे हार्लिन का एक आखिरी वीडियो था, वो बताता है कि इस बार कोई कयामत नहीं आई है, बल्कि इस बार तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही नष्ट हो गया है। सिर्फ एक टाइमलाइन नहीं बची है, बल्कि कुछ भी नहीं बचा है। ये एक गूगल ब्लेड थी जो कि धीरे धीरे करके सब कुछ खाती जा रही है। अगर जिसे भी ये वीडियो मिले तो प्लीज एक बार पैराडॉक्स के बारे में पढ़ लेना, जिससे शायद तक तुम्हें नॉलेज मिल जाए। और उसके बाद में कमीशन भी बर्बाद हो जाता है। लाइला भी यहाँ पे लौटती है और अपने साथ में एक बुक लेके आती है। नंबर 5 बताता है कि हर्ब का भी हाल बुरा है, जैसे कि अभी एक गूगल ब्लेड यानी कि वही चमकता हुआ सा गोला प्रेजेंट के टाइमलाइन में पहुंचा है, तो वैसे उस चमकते हुए गोले ने कमीशन को भी बर्बाद कर दिया, यानी कि वो अपने अंदर दुनिया को खाता जा रहा है। नंबर 5 अब उस ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के बारे में पढ़ना शुरू करता है कि अगर जिसने भी ग्रैंडफादर पैराडॉक्स शुरू किया है तो इसका सॉल्यूशन यही है कि जो भी उसका जनरेटर है जिसने भी उसे ऑपरेट किया था उस इंसान को बंकर के अंदर डाल दिया जाए, तभी जाके ये सारी चीजें ठीक हो पाएगी। यानी कि सबसे पहले तो इन्हें उस आदमी को ढूंढना था जिसने ये सब कुछ स्टार्ट किया था, और दूसरी चीज इन्हें बंकर ढूंढना था जिसके अंदर इन्हें अपने क्वेश्चन के आंसर मिल सकते थे। सीन जिसके बाद में स्लोन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। वो लूथर के सामने बैठी थी और कहीं ना कहीं दोनों के बीच में यही बातें चल रही थी कि दोनों ने एक दूसरे का फायदा उठाया है। लेकिन लूथर उसे समझाता है कि देखो मेरा आज तक कोई फ्रेंड नहीं रहा है, कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही है, इवन फैमिली भी मुझसे अच्छी सी बात नहीं करती है। एक पहली लड़की तुम ही हो जिसने मुझे इतना ज्यादा समझा, मुझसे बात करी। दूसरी तरफ स्लोन भी सेम चीज कहती है कि मैंने भी कोई चीजें जानकर नहीं करी थी, मेरी फैमिली ने बस अटैक कर दिया और हम तुम पे अटैक नहीं करने वाले थे, लेकिन तुम्हारे चक्कर में मेरी आधी फैमिली मर गई है, उस चीज का मैं क्या करूं, और तुमने शायद जरूर मेरा फायदा उठाया है। लूथर उसे बहुत समझाता है कि नहीं, वो स्लोन से प्यार करता है और वो उसका फायदा कभी नहीं उठाएगा इन भाई बहनों के लफड़ों में। यानी कि ये दोनों एक दूसरे का आमना सामना कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि इन दोनों की फैमिली तो कुत्ते बिल्ली की जैसे लड़ रही थी। स्लोन कहती है कि देखो तुम मुझे वापस भेज दो, मैं अपनी फैमिली वालों से बात करूंगी, बस तुम्हें यही कहना होगा कि वो जो बुढ़ा है उसका तुम लोगों से कोई रिलेशन नहीं है, मेरी फैमिली जरूर इस बात को समझेगी। लूथर कहता है ठीक है, हम बात करेंगे मेरी फैमिली से। सीन जिसके बाद में स्टैन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। इस वक्त वो क्लाउस के साथ में था। क्लाउस स्टैन के साथ में बातें करता जा रहा था और जिस कमरे की वो सफाई करता जा रहा था वहाँ से काफी सारे सामान भी चोरी छुपे चुरा रहा था। ये सारी चीजें क्लाउस देख रहा था, लेकिन फिर भी उसे इग्नोर करता जा रहा था। वो अपने पुराने दिनों की बातें बताता है कि आखिर उसने अपने टाइमलाइन में क्या क्या किया। वो नशे करता
था, बुरे काम करता था, चोरी करता था, साथ ही में लोगों को डिनाई करता था कि वो उनकी बात कभी नहीं मानेगा। स्टैन भी कहता है कि हाँ, मेरी थेरेपिस्ट भी ऐसा ही कहती है कि मैं किसी की कोई भी बात नहीं मानूंगा। क्लाउस कहता है कि हाँ, मुझे भी सेम बीमारी है। साथ ही में क्लाउस ये भी कहता है कि एक टाइम के अंदर तो वो संत महात्मा बन गया था। स्टैन इन सारी बातों में इंटरेस्ट लेता लेता कई सारी चीजें अब तक चुरा चुका था, लेकिन आखिर में क्लाउस आके कहता है कि वो सारी चीजें रख दो, तुम न जाने क्या क्या चुरा रहे हो, सिर्फ एक चीज रख सकते हो, बाकी सारा सामान रखो। सीन जिसके बाद में वापस से स्लोन और लूथर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जो कि अब तक ये डिसाइड कर चुके थे कि इन्हें अल्फांसो और जैमी की बॉडी को स्पैरो एकेडमी को देना होगा और साथ ही में स्लोन को भी छोड़ना होगा। स्लोन जब जाएगी तभी इन दोनों फैमिलियों के बीच का झगड़ा खत्म हो पाएगा। जिसके बाद में सीन यहाँ वापस से हार्लिन और विक्टर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। विक्टर अपने साथ में हार्लिन को एक रूम में लेकर आता है और कहता है कि तुम यहीं रुको, तुम्हारा यहाँ रुकना ज्यादा जरूरी है, तुम जब तक हमारे पास हो तब तक इसी रूम के अंदर रेस्ट करो। विक्टर भी अपनी सारी चीजों के बारे में बताता है कि आखिर वो किन किन चीजों के अंदर फंसा हुआ है। हार्लिन उन बातों को सुनता है, समझता है और साथ ही में अब विक्टर के वापस आने से खुश भी था। कहीं ना कहीं विक्टर ने अपनी पर्सनैलिटी सीसी के कारण ही बदली थी। सीसी के आने के बाद ही उसे खुद के बारे में पता चला था कि वो किस तरह का इंसान है, तो वो सीसी के लिए बहुत ज्यादा थैंकफुल था। इस चीज को हार्लिन भी अंडरस्टैंड करता है कि अगर सीसी अपने लाइफ के अंदर सबसे ज्यादा खुश थी तो वो सिर्फ और सिर्फ विक्टर के साथ में ही थी। इसी वक्त यहाँ पे लूथर आ जाता है, जो कि विक्टर को बताता है कि हमारी फैमिली मीटिंग है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फैमिली वाले रहेंगे। विक्टर हार्लिन को यहाँ पे छोड़ के जाता है और कहता है कि मैं बस थोड़ी देर में वापस लौटता हूँ। यहाँ दूसरी तरफ हम स्टैन और क्लाउस को देखते हैं, जो कि इस पूरे होटल के अंदर सफाई कर रहे थे। इन्हें एक रूम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन इस रूम की इनके पास चाबी नहीं थी। तो स्टैन कहता है कि अरे काश हमारे पास में डुप्लीकेट चाबी होती। तो क्लाउस कहता है कि अरे इसमें डुप्लीकेट चाबी की क्या जरूरत है, मेरे पास में ऐसे बहुत सारे कांड हो रखे हैं जहाँ पे मैंने अलग अलग तरीके के दरवाजे खोले, तो आखिर ये क्या चीज है, तुम बस नजर रखो, मैं इस दरवाजे को खोल दूंगा। दूसरी तरफ अभी सारे भाई बहन मिलकर एक साथ में मीटिंग करते हैं कि आगे का इन्हें करना क्या है। नंबर 5 एलिसन, डिएगो, विक्टर और लूथर। लूथर यहाँ पे आके स्लोन की बढ़ाई करने लगता है कि इन्हें स्लोन को वापस भेज देना चाहिए स्पैरो एकेडमी के अंदर, जहाँ पे स्लोन भी कहती है कि हाँ मुझे भेज दो, मेरी फैमिली वाले तुम्हें अंडरस्टैंड करेंगे और साथ ही में बस तुम्हें बताना है कि उस बुड्ढे से तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन आपस में इन सब का झगड़ा हो जाता है, क्योंकि एलिसन चाहती थी कि वो जो बुढ़ा है यानी कि हार्लिन, वो इन लोगों के साथ में रहे, क्योंकि हार्लिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर कल को वापस स्पैरो एकेडमी ने इनके ऊपर अटैक कर दिया तो हार्लिन आके इनकी जान बचा सकता है। लेकिन विक्टर कहता है कि देखो हम उसका ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ऑलरेडी उसका अपनी शक्तियों के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है और पहले से वो इनकी फैमिली की 2 लोगों को मार चुका है। लेकिन एलिसन इस बात से भड़क जाती है क्योंकि विक्टर ने उसकी काट कर दी थी, हार्लिन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आखिर के अंदर तय यही होता है कि ये लोग स्लोन को वापस भेज देंगे। जिसके बाद में सीन यहाँ नंबर 5 और लाइला के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जो कि कमीशन के अंदर घूमते 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 एक ऐसे कमरे के अंदर पहुंच गए थे जहाँ पे इन्हें बंकर मिलने वाला था। कई सारे दरवाजों को खोलते हुए पार करते हुए इन्हें वो जगह तो मिल जाती है, लेकिन वहाँ पे ये आई स्कैन नहीं कर पाते। जिसके बाद में सीन यहाँ डिएगो और एलिसन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि एलिसन गुस्से के अंदर उस जगह से निकल गई थी। एलिसन यहाँ डिएगो को कहती है कि यार तुम मुझे क्या सिर्फ घुमाने के लिए लेकर आए हो क्या, कुछ पीने वगैरह के लिए नहीं लाए क्या? डिएगो पहले से ये इंतजाम करके लाया था। एलिसन ये पी के थोड़ी सी नॉर्मल फील करती है और कहीं ना कहीं अपनी पुरानी बातें भी करने लगती है। ये सारी बातें काफी ज्यादा दुख से रिलेटेड थी कि कैसे 1963 की टाइमलाइन के अंदर रेमंड उसके साथ में था, वो हर समय दुखी रहा करती थी, न जाने कब इन्हें कौन सा इंसान माँ के मार दे, इन्हें कुछ भी नहीं पता रहता था और अब तो ये वापस से पास्ट में जाके चीजें ठीक भी नहीं कर सकती थी। डिएगो अपनी बहन की सारी बातें सुन रहा था, जिसके बाद में डिएगो अपनी बहन एलिसन को कहता है कि तुम्हें एक मैं बात सच सच कहूँ, तुम मुझे पहले से ज्यादा अच्छी लगने लगी हो। तुम पहले काफी ज्यादा भोली थी, इनोसेंट थी, अब तुम्हारा रूप बिल्कुल चेंज हो चुका है, तुम मुझे ऐसी ज्यादा अच्छी लगती हो, यानी कि लड़ाकू जैसी। वो देखो सामने वाले लोग जो कि हम लोगों को हमेशा बुली करते हैं, इस तरह के लोगों को, दूसरे लोगों को छेड़ना बहुत ज्यादा पसंद है, तो क्यों ना 2-2 हाथ हो जाए, हम अंदर जाएंगे, एक एक ड्रिंक करेंगे और अगर ये हम लोगों को छेड़ेंगे तो हम इन्हें बहुत मजा चखाएंगे। एलिसन पहले ऐसी नहीं थी, यानी कि किसी के भी साथ में जाके झगड़ा मोल लेने वाली नहीं थी, लेकिन जब से उसने खुद के ऊपर ही मैजिक किया तब से वो ऐसी लड़ाकू बन गई थी। जिसके बाद में सीन यहाँ लूथर और नंबर 5 के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ये लोग अपने साथ के अंदर अल्फांसो और जैमी की बॉडी लेकर आए थे स्पैरो एकेडमी को देने के लिए। लूथर दोनों की बॉडी बैन की कार के अंदर रख देता है। स्लोन भी वापस चली जाती है, लेकिन यहाँ पे लूथर और नंबर 5 बहुत बुरी तरीके से फंस जाते हैं, क्योंकि जो बैन था वो अपने साथ में एक प्लान बना के लेकर आया था। वो कहता है कि अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करूंगा, अब तुम्हारे बीच झगड़ा होके रहेगा। लूथर और नंबर 5 समझाते हैं कि देखो हमारे बीच में ऐसा कोई डील नहीं हुई थी, हमने तुम्हारी फैमिली को नहीं मारा, इवन तुम लोगों ने हम पे अटैक किया था। जहाँ पे बैन कहता है कि देखो मुझसे इससे कोई मतलब नहीं है, हमारे 2 फैमिली मेंबर मर गए हैं, वो भी तुम्हारे चक्कर में, मैं ये सारी चीजें तभी खत्म करूंगा जब तुम मुझे वो आदमी ला के दोगे। नंबर 5 मना करता है कि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो हार्लिन को तो नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। तो बैन कहता है कि अगर तुम्हें सब कुछ ठीक करना है और खुद की सच्चाई का प्रूफ देना है तो तुम्हें उस आदमी को लाना पड़ेगा। यानी कि लूथर और विक्टर स्पैरो एकेडमी की मदद करके भी फंस ही गए थे। यहाँ दूसरी तरफ लाइला और नंबर 5 अपने अपनी रेटिना चेक करते हैं, जिसके अंदर नंबर 5 जैसे अपनी रेटिना को लगाता है तो यहाँ पे ये दरवाजा खुल जाता है। अब तक गाइज ये हो रहा था कि नंबर 5 पूरे कमीशन के अंदर रह के बहुत परेशान हो रहा था। गाइज हमने सीजन 2 के अंदर देखा था कि अगर आपका ही क्लोन या आपका ही सेकंड वर्जन आपके आसपास होता है तो आपको बहुत ज्यादा खुजली होने लगती है और भी कई सारे सिम्टम्स थे, तो सब कुछ नंबर 5 के साथ होने लगे थे। लेकिन जैसे ही वो पॉड ओपन
होता है, वो बंकर ओपन होता है, तो नंबर 5 की सारी चीजें बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसके बाद ये लोग आगे चलते हैं जहाँ पे इन्हें एक आदमी मिलता है, बहुत ही बुढ़ा आदमी था जिसे एक बहुत ही अच्छे खासे कैबिन के अंदर बंद करके रखा गया था, जैसे कि इसे पता नहीं क्यों जिंदा रखने की कोशिश करी गई थी या फिर कह सकते कैद करने की कोशिश करी गई थी। नंबर 5 इसे 5 मिनट तक देखता है और उसके बाद समझ जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि उसका खुद का ओल्डर वर्जन है। लाइला पहले तो बहुत जोर से हंसती है और कहती है कि बहुत बढ़िया, तुम ही कमीशन को गालियां देते हो और तुम निकले, यानी कि इस पूरे पैराडॉक्स के फाउंडर तुम निकले, तुमने इतने बड़े कांड किए, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। जिसके बाद में जो बूढ़ा वाला नंबर 5 था वो भी उठ जाता है और छोटे वाले नंबर 5 से बातचीत करने लगता है कि अगर तुम आ गए हो इसका मतलब है कि कयामत आ चुकी है, गूगल ब्लेड आ गया है, अब इसका जो आखिरी चीजें हैं ठीक करने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ ओब्लिवियन ही ठीक कर सकता है। नंबर 5 इस बूढ़े वाले नंबर 5 पे बहुत जोर जोर से चिल्लाता है कि मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि इतनी बड़ी कयामत को ले आऊंगा और उसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं निकालूंगा, मुझे सब कुछ सच सच बताओ और आखिर इसका क्या सॉल्यूशन है वो भी बताओ। जहाँ पे बूढ़ा वाला नंबर 5 कहता है कि ये एक पैनिक रूम है, हमने इसे इसलिए बनाया था ताकि हम यहाँ पे अपने किसी भी वर्जन के अंदर आके बैठ सके और कमीशन पूरा बर्बाद भी हो जाए तो भी हम यहाँ पे आराम से आके बैठ सके, सोच सके, लेकिन अब वो वक्त नहीं रहा। नंबर 5 कहता है तो बताओ मुझे आखिर मैं क्या करूँ, कयामत आने वाली है, सब कुछ खत्म होने वाला है। जहाँ पे बूढ़ा वाला नंबर 5 अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और कहता है कि दुनिया को बर्बाद होने देना, कुछ भी करना, लेकिन इन सब चीजों को ठीक मत करना, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। नंबर 5 अपने बूढ़े वाले वर्जन से और कुछ पूछ पाता उससे पहले तो ये बूढ़ा वाला नंबर 5 मर जाता है, यानी कि नंबर 5 के पास में कोई सॉल्यूशन है ही नहीं अपनी इस टाइमलाइन को बचाने का। वो इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है कि लाइला को यहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है कि यहाँ से थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। लाइला मना करती है कि इस कंडीशन के अंदर तुम आखिर अकेले कैसे रहोगे, लेकिन नंबर 5 उसे जाने के लिए कहता है। जब वो अपने ही बूढ़े शरीर को देखता है नंबर 5 की पहली बात तो कि उसका एक हाथ कटा हुआ है, दूसरी चीज उसके खुद के सीने के ऊपर एक तरीके का टैटू बना हुआ था। छोटे वाले नंबर 5 को नहीं समझ आता कि आखिर ये टैटू किस काम का है, इसी के कारण वो अपने ही बूढ़े शरीर से उस टैटू को काट लेता है ताकि क्या पता आगे जाके मदद हो। सीन जिसके बाद में स्टैन और डिएगो के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ये उसी कमरे के अंदर घुस जाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा लग्जरियस दिख रहा था, अलग अलग तरीके की चीजें पड़ी थी, एक व्हाइट कलर का याक था, साथ ही में एक गेम बना हुआ था दीवार पे और एक गन भी रखी हुई थी। ये लोग मजाक मस्ती कर ही रहे थे और कहीं ना कहीं क्लाउस को डाउट था कि ये रूम बहुत ही अजीब लग रहा है, इसके अंदर कुछ तो गड़बड़ है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। और जो स्टैन था वो हर एक चीज को बार बार में छेड़ रहा था और यहीं पे हो जाती है बहुत बड़ी गलती, क्योंकि स्टैन के हाथ से वो बंदूक चल जाती है जो कि जाके सीधा क्लाउस के आर पार निकल जाती है। क्लाउस ओ शिट करके वहीं जमीन पे गिर जाता है, कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट मर ही जाता है। जिसके बाद में सीन यहाँ हार्लिन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है जो कि इस वक्त अकेला था और उसे कुछ अजीब तरीके का फीलिंग होता है, आवाज आती है, इसी के कारण वो बाहर चला जाता है विक्टर को ढूंढने के लिए। इस वक्त वो विक्टर के कमरे में पहुंच भी जाता है और उसे कुछ पिक्चर्स दिखती है और बहुत गुस्से के अंदर वो उन अखबारों के कटआउट्स को लेकर बाहर आता है। ये सारे कटआउट्स वो थे जो कि अम्ब्रेला एकेडमी वालों की माँ थी और मर गई थी। हार्लिन गुस्से के अंदर बाहर आता है और विक्टर को कहता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुम इन लेडीज को मेरे सामने क्यों लेकर आए, क्या तुम्हें सब कुछ पता नहीं है। तो विक्टर कहता है कि क्या तुम्हें पता है ये कौन है, ये सब हमारी माँ है, क्या तुम इन्हें जानते हो, क्या तुम्हें कुछ भी पता है इनके बारे में। हार्लिन गुस्से के अंदर आता है और विक्टर का हाथ पकड़ लेता है। जिसके बाद में सीन वापस से पास्ट के अंदर शिफ्ट हो जाता है। ये उस वक्त पे शिफ्ट हो जाता है जिस वक्त पे सीसी मरी थी। हार्लिन उस वक्त इतना ज्यादा गुस्से में था और इतनी ज्यादा पावर्स उसने रिलीज करी थी कि उसने उन सारी औरतों को मार डाला उस पावर से जो अम्ब्रेला एकेडमी के बच्चों को जन्म देने वाली थी। हम कह सकते हैं कि ये वही सारी औरतें थी जिनके अंदर स्पेशल पावर आने वाली थी और न जाने कैसे हार्लिन उनसे कनेक्ट हो गया और उन सारी पर्टिकुलर लेडीज को उसने जान से मार दिया। अब न जाने हार्लिन गुस्से में था या फिर न जाने उसने कैसे कनेक्ट किया, ये चीज अभी तक क्लियर नहीं कराई गई है। और हार्लिन की पावर्स के कारण ही ये सारा पैराडॉक्स कह सकते हैं शुरू हुआ है, क्योंकि उसने अम्ब्रेला एकेडमी के बच्चों को पैदा होने से पहले उनकी माओ को मार दिया था। जैसे विक्टर होश में आता है तो वो हार्लिन के ऊपर गुस्से से देखता है और रोते हुए पूछता है कि क्या इन सब के पीछे तुम थे, तुमने हमारी माओ को मारा, लेकिन आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। और इसी के साथ गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हार्लिन आखिर इस चीज का क्या जवाब देगा ये तो गाइस हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।